क्लास में फर्स्ट राउंड। आज हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास्ट पेपर्स में से ईयर 2019 को सॉल्व करेंगे। यानी पास्ट पेपर जिन्हें हम 10 ईयर भी कहते हैं या 5 ईयर भी कहते हैं, यानी हम अपने 10 ईयर में से ईयर 2019 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ अपने 5 ईयर को अपने सामने रखिएगा, 5 ईयर को ओपन कर लीजिएगा ताकि जो बात आपको यहाँ पर समझाई जा रही है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहले आप ईयर 2019 में सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लीजिए, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ईयर 2019 सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सलमान एज अ सोल ट्रेडर ऑन December 31, 2018। तो उसके बाद टाइटल ऑफ अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट दिया हुआ। बेसिकली हमारे पास ट्रायल बैलेंस कराता है, उसके बाद डेटा फॉर एडजस्टमेंट और रिक्वायर्ड में पढ़ रहा हूँ तो रिक्वायर्ड में हमसे पूछा जा रहा है प्रीपेयर एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री जर्नल यानी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है इस क्वेश्चन। तो बेटा हम ईयर 2019 के सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 8 में हम सेकंड रिक्वायर्ड को सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी ईयर 2019 का इनकम स्टेटमेंट और ईयर 2019 का हम बैलेंस शीट बनाने सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो बेटा इनकम स्टेटमेंट बनाने का एक फॉर्मेट है हमारे पास, ठीक है। उस फॉर्मेट के तहत हम इनकम स्टेटमेंट को बनाएंगे। बेटा इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ 2 अकाउंट आते हैं, यानी एक एक्सपेंस और दूसरा रेवेन्यू। यानी इनकम स्टेटमेंट में हमने सिर्फ 2 अकाउंट को ही लेना है, एक रेवेन्यू अकाउंट को और बेटा किसको, एक्सपेंस अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, देखते हैं जी अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जब किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम उस इनकम स्टेटमेंट जिस कंपनी का बनाया जाता है सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा। तो हमारे बिजनेस का नाम है जी सलमान ट्रेडर्स। नंबर 2, फिर आप जो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो सेकंड लाइन में आप उसको शो करते हैं, तो क्या बना रहे हैं जी, इनकम स्टेटमेंट। बेटा थर्ड लाइन में आपने क्या लिखना है, जिस पीरियड के लिए या जिस ईयर के लिए हम वर्किंग करने जा रहे हैं हमने उस ईयर को नोट करना है। तो अब हमारे पास क्या लिखा हुआ, फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2018। फॉर द पीरियड भी लिखते हैं या फॉर द ईयर भी लिख सकते हैं बेटा ऐसे। तो फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2018 के लिए हम काम करने जा रहे हैं। बेटा इनकम स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट ये होता है कि आप सबसे पहले अपने इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यूज को लेते हैं, यानी सेल्स रेवेन्यू को लेंगे। तो बेटा इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त आप क्या करें, अपने पेज पे 2 लाइंस ड्रॉ कर लें ताकि आपका इनकम स्टेटमेंट थोड़ा साफ सुथरा बन सके, अदरवाइज ये लाइंस के बगैर भी सॉल्व हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले बेटा अपने बिजनेस की किस चीज को लेते हैं, सेल्स रेवेन्यू। देखिए बेटा सेल्स रेवेन्यू अगर क्वेश्चन में आपके पास गिवन है और उस सेल्स के साथ बेटा सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट दिया हो तो बेटा आप सबसे पहले नेट सेल्स को फाइंड आउट करते हैं या नेट सेल निकाल लीजिएगा। पहले नेट सेल कैसे निकलती है बेटा, आप अपनी सेल में से 2 चीजों को माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न को और सेल डिस्काउंट को। अब हमें सवाल में देखना होता है कि नेट सेल गिवन है या नेट सेल हमें निकालनी है बेटा। अगर सवाल में सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट हो तो आपको नेट सेल निकालनी है, और सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट की बनना हो तो यही सेल्स हमारी नेट सेल्स कहलाती है बेटा। अब हमने करना है क्या, सबसे पहले सवाल में देख लेते हैं जी नेट सेल गिवन है, नेट सेल निकालना पड़ेगी। तो हमारे पास सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है या सेल्स रिटर्न 2 लाख रुपीस का दिया हुआ है और डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट भी दिया हुआ है। इट मीन्स दैट हमें यहाँ पर नेट सेल निकालनी है बेटा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू लेंगे बेटा। क्वेश्चन के मुताबिक जो सेल्स हमें दी हुई है वो कितनी है बेटा, 2 लाख। बेटा सेल में से 2 चीज़ों को माइनस किया जाता है, किस किस चीज़ को माइनस करते हैं बेटा, हम एक माइनस करते हैं हम सेल्स रिटर्न को बेटा, सेल्स रिटर्न इन अलाउंस लिखा हुआ है, और बेटा दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास, सेल डिस्काउंट, इससे माइनस किया जाता है। क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास जो सेल्स रिटर्न हमें दिया हुआ है वो 2000 है और सेल डिस्काउंट हमें दिया हुआ है 1500 का। हम क्या करते हैं, सेल में से सेल रिटर्न और डिस्काउंट को
बेटा माइनस कर ले तो हमारे पास कौन सी सेल्स आ जाएगी, नेट सेल्स। तो आप क्या करेंगे, सेल में से दो चीजों को माइनस करते हैं बेटा, एक सेल रिटर्न और एक सेल डिस्काउंट को, तो कौन सी सेल आएगी, नेट सेल। यानी 2 लाख में से आप 2000 और 1500 को माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 1,96,500। ये फाइनल कॉलम में लिख दीजिए बेटा। सेल्स में से आप माइनस करते हैं किस चीज को बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो हम सेल में से डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दें। अगर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद लेस करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है, इट मींस हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे नेट सेल के बाद लिखेंगे लेस, हेडिंग डालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करने की आप हेडिंग डालेंगे। पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम नेट सेल में से माइनस करेंगे। ऐसा बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आप सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंटरी लेते हैं बेटा। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, नंबर 1 ओपनिंग, नंबर 1 एंडिंग। बेटा मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंटरी हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है, याद रखिएगा, बात बार बार मैं रिपीट करता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन में 2 इन्फॉर्मेशन होती है बेटा, एक ट्रायल बैलेंस होता है बेटा और एक डेटा फॉर एडजस्टमेंट होगा। तो मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंटरी हमें मिलती है ट्रायल बैलेंस में, और मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंटरी को यहाँ पर इन्वेंटरी बिगनिंग लिखा हुआ है, मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंटरी ट्रायल बैलेंस में 10,000 दी। मर्चेंडाइज बिगनिंग और ओपनिंग बोथ आर सेम थिंग बेटा। मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंटरी में हम ऐड कर देते हैं किस चीज को बेटा, परचेज को। अगर परचेज दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली परचेज को प्लस कर देते हैं। अगर परचेज के साथ सवाल में बेटा परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट भी दिया हो तो पहले आप नेट परचेज निकालेंगे, उसके बाद ऐड करते हैं बेटा। यानी क्वेश्चन में हम लिखते हैं ऐड परचेज है, लेकिन नेट परचेज को हम ऐड करते हैं अगर नेट परचेज निकालना पड़े तो। अगर सवाल में परचेज दिया डायरेक्टली परचेज को प्लस कर। अगर सवाल में परचेज के साथ बेटा परचेज रिटर्न भी गिवन हो और परचेज डिस्काउंट भी गिवन हो तो पहले आप नेट परचेज निकालेंगे, उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंटरी में प्लस करते हैं। देखते हैं सवाल में परचेज हमारे पास दी हुई कितने की बेटा, 1,11,300 रुपये। अब सवाल में देख लीजिए परचेज रिटर्न या डिस्काउंट तो नहीं है, तो यस परचेज डिस्काउंट हमें दिया हुआ है कितने का बेटा, 2,000 का। तो पहले हम परचेज में से नेट परचेज कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे बेटा। नेट परचेज निकालने के लिए इसे कॉलम से पहले लिख लीजिए। तो आपके पास परचेज है 1,11,300। परचेज में से दो चीज़ों को माइनस किया जाएगा, एक बेटा परचेज रिटर्न को और दूसरा बेटा परचेज डिस्काउंट। अब हमारे पास सवाल में सिर्फ परचेज डिस्काउंट ही दिया हुआ तो हम परचेज डिस्काउंट को ही माइनस कर देंगे, और परचेज डिस्काउंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,000 का। तो क्या करते हैं बेटा, परचेज में से जब परचेज डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो बेटा हमारे पास कौन सी परचेज आ जाएगी, नेट परचेज, और नेट परचेज आएगी 1,09,300। बेटा हमने क्या करना है, मर्चेंडाइज ओपनिंग में प्लस करना है परचेजेस को, यानी नेट परचेज को। यानी 10,000 में 1,09,300 को प्लस कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसे कहा जाता है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स। यानी 10,000 और 1,09,300 को प्लस कर दें 1,19,300 आंसर आएगा। याद रखिएगा बेटा, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स और सम ऑफ 2 थिंग्स, मर्चेंडाइज ओपनिंग एंड परचेज। बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, यानी जितना सामान आपके पास बेचने के लिए मौजूद है उसे मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स कहा जाता है। बेटा मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंटरी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम क्या करते हैं, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से मर्चेंडाइज की
एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं। बेटा याद रखिएगा मर्चेंडाइज की इन्वेंट्री से ओपनिंग और एंडिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें ट्रायल बैलेंस में मिलती है ज़्यादातर 70-80%, और मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री हमें मिलती है डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। तो हम देखते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वाज वैल्यू 25,000। मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू दी हुई है डेटा फॉर एडजस्टमेंट वो 25,000। अब हमने क्या करना है, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करना। 1,19,300 में से 25,000 को माइनस कर दें तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा हमारे पास 94,300। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने क्या लिखा था, सेल में से यानी नेट सेल में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो बेटा पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट किया, अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपनी सेल में से क्या करते हैं, माइनस, और जिस अमाउंट को माइनस किया जाता है उसके साथ बेटा ब्रैकेट आता है। तो सेल हमारे पास है कितने की जनाब, 1,96,500, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 94,300। जब माइनस करेंगे सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो जो प्रॉफिट आता है इस प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट यू कैन से दैट इट इज द रिजल्ट ऑफ नेट सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी आपकी जितनी आमदनी है, यानी जो आपने पैसे कमा, सॉरी आपने जितने की सेल की है और उसमें से जितने की चीज आपने खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट का मतलब लागत बेटा, बेटा गुड्स का मतलब अशिया, चीजें, सोल्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान या अशिया आपने बेच दी उस पर आने वाली कॉस्ट, लागत को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। सेल में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करें कौन सा प्रॉफिट आएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 1,96,500 माइनस 94,300, तो 1,02,200। ये हमारा कौन सा प्रॉफिट होगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा वो प्रॉफिट होता है जिसमें से हम अपने बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस नहीं करते, यानी जिसमें से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ना हुए हो, उस प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। अब बेटा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर लेते हैं अपने बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब बेटा बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जो हमें खर्चे करना पड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेटा देखने के तरीकेकार क्या होता है, डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट तरीके से बताते हैं। मुझे जो सबसे आसान ट्रिक लगती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये कि आप अपने कारोबार के ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ट्रायल बैलेंस से देखते हुए आइए। अब आपके पास नंबर 1 ट्रायल बैलेंस में पहला अकाउंट लिखा हुआ है कैश, बैलेंस शीट आइटम होता है, रिसीवेबल बैलेंस शीट आइटम, परचेज हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, मर्चेंडाइज बिक्री रिकॉर्ड कर चुके हैं, प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड की नेचर एसेट है, अभी एक्सपेंस नहीं है। फिर फर्नीचर, मशीनरी, और उसके बाद लिखा हुआ बेटा रेंट एक्सपेंस। बेटा पहला जो हमारे पास एक्सपेंस अकाउंट दिया हुआ है कि कौन सा एक्सपेंस दिया हुआ बेटा, रेंट एक्सपेंस। आप पहला एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस लेंगे। अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना है जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। बेटा अगर रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इसी से रिलेटेड यानी रेंट एक्सपेंस का कोई एक्रूड रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ हो, या फिर आपके पास रेंट एक्सपेंस प्रीपेड रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ हो, यानी रेंट एक्सपेंस से रिलेटेड कोई अकाउंट अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो बेटा आप इसको पहले एडजस्ट करेंगे फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेंगे। क्या मतलब एडजस्ट, यानी इसमें कुछ अमाउंट प्लस या माइनस करने के बाद आप इसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस करेंगे। अगर आपके पास रेंट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में बेटा हमारे पास कितना लिखा हुआ है, 8,000। अब हम देखेंगे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। अगर रेंट एक्सपेंस का एक्रूड रेंट डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दिया हो, एक्रूड रेंट अगर दिया हुआ हो, एक्रूड रेंट का मतलब ऑल दोस एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड, वो एक्सपेंसेस जो हो चुके हैं जिनकी अदायगी अब तक नहीं हुई, या ये कह लीजिए जो मजीद और एक्सपेंस हुए हैं उन्हें भी एक्रूड एक्सपेंस कहा जाता है। यानी 8,000 का खर्चा तो पहले से रिकॉर्डेड है, और एक्रूड एक्सपेंस अगर लिखा हुआ है, एक्रूड रेंट लिखा हुआ है डेटा फॉर एडजस्टमेंट, इसका मतलब है आपने मजीद और अदा करना है।
तो बेटा हम करेंगे क्या, ट्रिक क्या है, अगर रेंट एक्सपेंस का रिलेटेड अकाउंट एक्रूड रेंट डेटा फॉर एडजस्टमेंट में होगा तो हम क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे। और बेटा अगर प्रीपेड रेंट लिखा होगा तो उससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और बेटा तीसरी ट्रिक ये कि अगर टोटल रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है या रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर लिखा हुआ डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, तो हम उस टोटल अमाउंट को अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेंगे। अब देखते हैं हमारे सवाल में क्या दिया हुआ। हमारे सवाल में रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है कितने का जनाब, ट्रायल बैलेंस में 8000 का। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है हमारे पास अनपेड रेंट। बेटा याद रखिएगा एक्रूड एक्सपेंस के 4-5 नाम होते हैं। एक्रूड एक्सपेंस भी कहा जाता है, आउटस्टैंडिंग कहा जाता है, पेबल्स कहा जाता है, अनपेड्स कहा जाता है, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, ये सब एक्रूड एक्सपेंस के ही नाम है। तो बेटा हमारे पास डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है अनपेड रेंट। अब अनपेड रेंट का मतलब है एक्रूड रेंट, यानी 8000 का एक्सपेंस तो पहले से रिकॉर्डेड है, मजीद 2000 पे करना है, तो टोटल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आप लेंगे वो कितना लेंगे बेटा, 10000। आई होप सो दैट कि आपकी बात समझ में आई होगी कि एक्सपेंस का रिलेटेड अकाउंट डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अगर एक्रूड एक्सपेंस होगा तो उसे प्लस किया जाता है, बेटा अगर प्रीपेड होगा तो माइनस किया जाता है, और टोटल एक्सपेंस हो तो उसको डायरेक्टली लिख दिया जाएगा। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सपेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है, सेल डिस्काउंट, यानी ट्रायल बैलेंस में अकाउंट पेबल अलाउंस फॉर बैड डेट, फिर उसके बाद सेल्स परचेज कैपिटल। इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में मजीद कोई एक्सपेंस हमें नहीं दिया हुआ। अब हम आते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 25 था, बेटा ये रिकॉर्ड हो चुकी है। फिर लिखा हुआ है सैलरी एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड का मतलब एक्सपेंस, यानी हमारे पास डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक अकाउंट और दिया हुआ है जिसे हम बेटा क्या लिखेंगे, सैलरीज एक्सपेंस। तो बेटा सैलरीज एक्सपेंस लिखा हुआ है एक्सपायर्ड। अब हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि भाई सैलरीज एक्सपेंस का रिलेटेड कोई अकाउंट प्रीपेड सैलरीज या सैलरीज एक्सपेंस तो नहीं दिया हुआ। तो हमारे पास सवाल में जो लिखा हुआ है प्रीपेड सैलरीज ट्रायल बैलेंस में 10000 लिखा हुआ है, यानी प्रीपेड की नेचर बेटा एसिड है। प्रीपेड सैलरीज लिखा हुआ है 10000 ट्रायल बैलेंस में। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बता रहे हैं सैलरी एक्सपायर्ड, यानी 10000 में से 6000 का खर्चा हो चुका है। तो बेटा प्रीपेड की नेचर तो एसिड होती है, हम ट्रायल बैलेंस में किसे रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस को। प्रीपेड 10 का था, 10000 में से एक्सपायर हो गया 6000, यानी खर्चा हो गया 6000, तो इनकम स्टेटमेंट में बेटा हम सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे 6000। अब इस 10000 को कैसे ट्रीट करना है बेटा, 10000 एसेट था बेटा, 10000 में से 6000 का तो एक्सपेंस हो चुका है। अब बेटा कितने का एसेट बच गया, 4000 का। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा बेटा, बैलेंस शीट में से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट एक्सपेंस हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंस लिखा हुआ अनपेड रेंट। अनपेड रेंट को बेटा पहले रिकॉर्ड कर चुके। फिर उसके बाद लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर। तो हम लिखेंगे जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस पे बेटा, फर्नीचर पे। तो फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया हुआ थी डेप्रिसिएशन का, 2000, आप 2000 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सपेंस अगेन दिया हुआ बेटा, लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसमें बेटा मशीन पर और मशीनरी पर दिया हुआ कितना बेटा, 1000। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस हमें जो दिया हुआ है बेटा सवाल में वो बैड डेट एक्सपेंस, और बैड डेट एक्सपेंस हमारे पास कितना दिया हुआ बेटा, हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस दिया हुआ 800 का। हम बैड डेट एक्सपेंस 800। अब बेटा हमने क्या करना है, कारोबार किसके अलावा कोई और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हम क्या करेंगे, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं इन तमाम का टोटल कर लेंगे। जब टोटल कर लेंगे तो ये कहलाएंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने होंगे बेटा, 10 और 6 16 और 2 18 और 1 19 19,800। बेटा हम क्या करेंगे, अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से यानी 1,02,200 में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या कर लें बेटा, हम माइनस करेंगे।
तो देखिए बेटा प्रॉफिट है हमारे पास 1,02,200 का, और कारोबार में जो एक्सपेंस है या जो खर्चे हुए बेटा वो कितने के हुए बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 19,800। क्वेश्चन इज दैट कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस। तो बेटा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है 1,02,000, और कारोबार के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो खर्चे हैं वो 19,800। इसका मतलब है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम है। तो बेटा हमें यहाँ पर क्या होगा, नेट प्रॉफिट, या फिर इस नेट प्रॉफिट को हम क्या ले सकते हैं बेटा, नेट इनकम पे। तो नेट इनकम कितने की जाएगी, 1,02,200 में से आप 19,800 को क्या करते हैं बेटा, माइनस, तो आपके पास आंसर आएगा 82,400। और बेटा जहाँ काम खत्म होगा वहाँ फुटिंग करेंगे, डबल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बेटा ये था हमारा इनकम स्टेटमेंट, यानी हमने अभी सिर्फ इसका इनकम स्टेटमेंट बनाया। होपफुली कि आपको इनकम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। फिर बेटा हमने क्या बनाना है, सेकंड रिक्वायरमेंट हमसे क्या पूछेगी जी, बैलेंस शीट पूछेगी। बेटा बैलेंस शीट बनाते वक्त आप क्या करते हैं, बैलेंस शीट का एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसके तहत हम बैलेंस शीट को बनाएंगे। हमने इनकम स्टेटमेंट को सॉल्व कर लिया, होपफुली कि आपको इनकम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। सेकंड रिक्वायर्ड हमसे क्या पूछी जा रही है, इसी इनकम स्टेटमेंट का हमने क्या बनाना है बेटा, बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट बनाने के लिए एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के तहत हम बैलेंस शीट को बनाते हैं। क्या तरीका होगा, सबसे पहले हम बिजनेस का नाम लिखते हैं, और बिजनेस का नाम क्या है, हमारे बिजनेस का नाम है सलमान ट्रेडर्स। बेटा क्या बना रहे हैं, इसके लिए हम उसकी बैलेंस शीट को बनाने जा रहे हैं बेटा। और बैलेंस शीट के साथ स्टेटमेंट यूज किया जाता है एज ऑन December 31st, 2018। अब बेटा जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते वक्त आपने करना क्या है, आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट, बैलेंस शीट की 2 साइड है बेटा, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक बेटा राइट हैंड साइड। बेटा बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड पर तमाम एसेट्स आते हैं और एक कॉलम बनेगा बेटा किसका, अमाउंट का। राइट हैंड साइड पर बेटा इक्विटीज आती है और इक्विटीज के साथ एक कॉलम बनेगा किसका बेटा, अमाउंट का। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, बैलेंस शीट की 2 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा तमाम एसेट्स आते हैं और राइट हैंड साइड पर बेटा क्या है, तमाम इक्विटीज। बेटा टोटल 5 हेड ऑफ द अकाउंट्स हैं जिनकी हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है। 2 हमने रिकॉर्ड किए इनकम स्टेटमेंट में, जिसमें एक हमारा रेवेन्यू और एक हमारा बेटा क्या है, एक्सपेंस। बेटा अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, इसकी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में याद रखिएगा मेरे बेटा 3 अकाउंट आएंगे, एसेट, लायबिलिटी और उसके साथ क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल आ जाएगा। अब नंबर 1 हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर एसेट आएंगे, राइट हैंड साइड पर इक्विटीज। बेटा देयर आर द 2 टाइप ऑफ एसेट्स। नंबर 1 कौन से एसेट बेटा, हमारे करंट एसेट। अब बेटा करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं, करंट एसेट में हमारे पास पहला अकाउंट बेटा कैश का आता है। देखते हैं सवाल में कैश मौजूद है, यस हमारे पास कैश मौजूद है और कैश का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ बेटा, 1 लाख। तो सबसे पहले हम कैश रखेंगे बेटा, कैश का अमाउंट 1 लाख। बेटा कैश के बाद लिया जाता है किस चीज को, बैंक को। देखिए सवाल में क्या बैंक मौजूद है, ठीक है जी, बैंक मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद रखते हैं बेटा किस चीज को, अकाउंट रिसीवेबल को। अब बेटा अकाउंट रिसीवेबल को ट्रीट करने का तरीकेकार क्या होता है, बेटा अगर अकाउंट रिसीवेबल के साथ अलाउंस फॉर बैड डेट भी हो तो आप अपने अकाउंट रिसीवेबल में से पहले बैड डेट एक्सपेंस को क्या करते हैं बेटा, माइनस, उसके बाद आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट रिसीवेबल। किस तरीके से, क्या मतलब, हमारे पास क्वेश्चन में अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट दी है 40,000। मैं अभी से कॉलम में नहीं लिख रहा, पहले लिख रहा। हम इस रिसीवेबल में से बेटा माइनस कर लेंगे, किस चीज को माइनस करेंगे जी, अलाउंस फॉर बैड डेट। अकाउंट रिसीवेबल में से हमने लेस करना है किस चीज को, अलाउंस फॉर बैड डेट। और अलाउंस फॉर बैड डेट बेटा हमारे पास देख लीजिएगा पहले का ट्रायल बैलेंस में मौजूद है। तो यस हमारे पास ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट दिए हैं 1200 रुपए के। और बेटा हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट में भी हमारे पे अलाउंस फॉर बैड डेट है या बैड डेट एक्सपेंस है, तो यस मौजूद है 800 का। बेटा स्क्रीन क्लियर क्या पास करते हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, यानी 800 इनकम स्टेटमेंट का। और ट्रायल बैलेंस में अगर क्रेडिट साइड पे अलाउंस फॉर बैड डेट दिया हुआ हो तो आप इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लीजिए, यानी 1200 को और 800 को
के बाद आप अकाउंट रिसीवेबल में से टोटल अमाउंट को माइनस कीजिए। आई रिपीट अगेन, अगर ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट साइड पर मौजूद हो, उस अमाउंट को क्रेडिट साइड पे 1200 रुपये मौजूद है, और इनकम स्टेटमेंट में जो भी आपके पास बैड डेट एक्सपेंस का अमाउंट है, बेटा इन दोनों वैल्यू को प्लस करके, यानी 1200 और 800 को प्लस करके अपने रिसीवेबल में से माइनस कीजिएगा। 40,000 में से 2,000 को माइनस करें तो कितना आएगा? 38,000। यहाँ तक बात क्लियर? अब नेक्स्ट रिसीवेबल के बाद हम देखते हैं कोई आपके पास नोट रिसीवेबल मौजूद है सवाल में? नहीं है जी। तो उसके बाद देखते हैं कोई बिल रिसीवेबल, ये भी मौजूद नहीं है। उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं कोई मर्चेंडाइज की इन्वेंट्रीज है। बेटा याद रखिएगा मर्चेंडाइज की दो इन्वेंट्री होती है, ओपनिंग और एंडिंग। याद रखिएगा आपके पास बैलेंस शीट में हमेशा मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है, और हमारे पास जो मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री है ये अभी भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग हो गया, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एंडिंग इन्वेंट्री। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमारे पास मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री दी गई 25,000। तो मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री दी गई 25,000। अब देख लीजिए बेटा कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमारे पास, तो हमारे पास सवाल में प्रीपेड सैलरीज मौजूद था, अभी हमने उसको ट्रीट किया था। तो सवाल में हमारे पास प्रीपेड सैलरीज बेटा 10,000 का लिखा हुआ है। मैंने आपको एक्सपेंस में इसको ट्रीट करने का तरीका बताया। प्रीपेड था हमारे पास एसेट 10,000 का, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ सैलरी एक्सपायर्ड 6,000, यानी 10,000 के एसेट में से हमारा 6,000 खर्च हो चुका है। तो बेटा मैं बैलेंस शीट में प्रीपेड कितना लिखूं? तो बैलेंस शीट में प्रीपेड लिखूंगा 4,000। क्यों? 10,000 में से 6,000 एक्सपेंस हो गया। अब हमारे पास जो एसेट बचा है वो कितने का? 4,000। प्रीपेड के बाद बेटा हम देखते हैं कोई ऑफिस सप्लाईज मौजूद है सवाल में, तो कोई ऑफिस सप्लाईज भी मौजूद नहीं है। फिर देख लीजिए कोई एक्रूड इनकम है, तो वो भी मौजूद नहीं थी हमारा सवाल। अब हम क्या करें बेटा? पहले करंट एसेट आएंगे बेटा, उसके बाद कौन से एसेट मेरे बच्चों? नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट्स में बेटा आपके पास नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास कौन कौन से एसेट होते हैं? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ठीक है, मशीनरी, प्लांट, ऑटोमोबाइल, ये सब इक्विपमेंट, ये सब कौन सा एसेट्स कहलाता है बेटा? नॉन करंट एसेट। तो सबसे पहले देखिए लैंड मौजूद है? नहीं है जी। उसके बाद देखिए बिल्डिंग नहीं है मौजूद। उसके बाद अगर देखिएगा बेटा फर्नीचर, वो भी मौजूद नहीं है। इक्विपमेंट यस, ये सॉरी फर्नीचर मौजूद है हमारे पास, यानी फर्नीचर हमारे पास कितने का दिया हुआ बेटा? फर्नीचर का अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ जी? 65,000 का। तो बेटा आप 65,000 को पहले लिखिएगा। बेटा तमाम फिक्स एसेट में से एक्सेप्ट लैंड के अलावा, यानी बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, अगर इन एसेट्स के साथ सवाल में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी हो, तो बेटा आपने करना क्या है? अपने इस एसेट में से पहले माइनस करना होता है। इस चीज को माइनस करना है जी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को बेटा माइनस करेंगे, उसके बाद इसकी नेट वैल्यू को अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। अब हमारे पास कितने का है जी? हमारे पास लिखा हुआ है फर्नीचर अल्लाह भला के लिए 65,000 का लिख दिया हमने। अब हम देखेंगे उसके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, ट्रायल बैलेंस में तो मौजूद नहीं है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन में कितने का बेटा? 2,000 का। तो हम क्या करेंगे? अपने एसेट में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस करेंगे, तो आपके पास आंसर कितना आएगा बेटा? 63,000। बेटा नेक्स्ट कौन सा एसेट हमें दिया हुआ है? नॉन करंट एसेट में। नॉन करंट एसेट में नेक्स्ट एसेट हमें मशीनरी गिवन है, आई थिंक जी, मशीनरी हमारे पास, और मशीनरी की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी हुई है बेटा, वो कितनी दी हुई है? मशीनरी की वैल्यू है रुपीस कितना बेटा? 1 लाख। इसमें से भी बेटा अगर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हो तो पहले अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस कीजिएगा। अब देखिए बेटा सवाल में हमारे पास ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर क्रेडिट साइड पे 10,000 के लिखे हैं। इस बात को ध्यान से सुनना सब बेटा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में भी मौजूद हो और बेटा आपने इसको डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी रिकॉर्ड किया हो, तो
तो बेटा दोनों वैल्यू को प्लस करके अपने एसेट से माइनस कीजिएगा। क्या मतलब, हमारे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में 10,000 के रिकॉर्डेड है, मजीद और कितने रिकॉर्ड हुए अलाउंस जी हमारे पास डेप्रिसिएशन के कितने 1000 के। तो आप बेटा दोनों वैल्यू यानी ट्रायल बैलेंस में जो आपको अलाउंस दिया होगा वो और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो आपके पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा, इन दोनों वैल्यू को प्लस कर ले। 10,000 और 1,000 दोनों को प्लस करें तो आंसर आएगा 11,000। आपने क्या करना है, दोनों वैल्यू को प्लस करके अपने एसेट में से माइनस करना। तो 1 लाख में से 11,000 को माइनस करने जी आपके पास आंसर आएगा 89। इसके अलावा हमारे पास और कोई करंट या नॉन करंट एसेट मौजूद नहीं है। अब हम आते हैं इक्विटी साइड पे। इक्विटी साइड पे सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं किस चीज को बेटा, लायबिलिटीज को। तो सबसे पहले हम लायबिलिटीज ले लेते हैं बेटा। लायबिलिटीज बेटा आप सबको मालूम है there are two type of liabilities, current liabilities, second one is non current liability। तो पहले बेटा हम करंट लायबिलिटी लेंगे बेटा। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आता है बेटा अकाउंट्स पेबल। देखिए सवाल में मौजूद है हमारे पास अकाउंट्स पेबल। यस, अकाउंट पेबल हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि अकाउंट्स पेबल है 42,000। फिर बेटा हम देखेंगे नोट्स पेबल मौजूद है सवाल में, नहीं है जी। फिर बेटा हम देखते हैं बिल्स पेबल मौजूद है, नहीं है जी। उसके बाद बेटा हम देखते हैं कोई अर्नड इनकम्स है, वो भी मौजूद नहीं है। फिर हम देखते हैं कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो भी मौजूद नहीं है हमारे सवाल में। अगर होते तो हम देखते हैं कोई एक्रूड एक्सपेंस है। याद रखिएगा बेटा एक्रूड एक्सपेंस की दो नेचर होती है, एक्रूड एक्सपेंस भी और हमारा पेबल भी है। ऑल दोस एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड, वो एक्सपेंस जो हो तो चुके हैं जिनकी अदायगी अब तक नहीं हुई। तो बेटा एक्रूड एक्सपेंस की दो नेचर, एक्सपेंस भी और पेबल भी। यानी एक्रूड एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में भी आता है और बेटा बैलेंस शीट में भी पेबल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं इसको। तो हमारे पास डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था अनपेड रेंट। अनपेड का मतलब एक्रूड रेंट, तो ये एक्सपेंस भी है और बेटा पेबल भी है। तो एक्सपेंस तो रिकॉर्ड हो चुका है, अब इस 2000 को पेबल के नाम से बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करें। तो किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे बेटा, रेंट पेबल के नाम से। और रेंट पेबल हमारे पास है कितने के 2000। फिर देखते बेटा हम नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मींस बैंक लॉन्स, लॉन्ग टर्म लॉन्स, मॉर्गेज पेबल, ऐसा कुछ भी सवाल में मौजूद नहीं है। अगर होता तो फिर करंट लायबिलिटीज के बाद हम नॉन करंट लायबिलिटीज को लेते। अब हेडिंग डालें बेटा किस चीज की, एसिड हो गया लायबिलिटीज। अब हम हेडिंग डालें किस चीज की बेटा, ऑनर्स इक्विटी। तो ऑनर्स इक्विटी में बेटा हम सबसे पहले किस चीज को रखते हैं, कैपिटल को। इसे कैपिटल एट स्टार्ट भी कहा जाता है, कैपिटल भी कहा जाता है। तो जिस बिजनेस प्लान का नाम लिखा नाम के साथ में कैपिटल लिखा। तो हमारे क्वेश्चन में कैपिटल हमें दिया हुआ है, कितने का कैपिटल है जी हमारे पास, अल्लाह वाला करे सलमान कैपिटल लिखा हुआ है 1,92,600 का। बेटा अब हम क्या करते हैं, इस कैपिटल में हम क्या करेंगे, देख लेंगे इनकम स्टेटमेंट में अगर इनकम है या प्रॉफिट है तो हम क्या करते हैं, इस कैपिटल में नेट इनकम को बेटा ऐड कर देंगे। और बेटा अगर लॉस होगा इनकम स्टेटमेंट में तो कैपिटल में से इसे हम माइनस करते हैं। तो अभी हमारे पास नेट इनकम है कितने की, 82,400 की। तो कैपिटल में नेट इनकम को हम ऐड करें और नेट इनकम कितने की बेटा हमारे पास 82,400। बेटा प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद अगर ड्राइंग्स हैं तो उस आंसर में से ड्राइंग को माइनस करके फाइनल कॉलम में लिखते हैं। और इस क्वेश्चन में हमारे पास ड्राइंग मौजूद नहीं है तो हम डायरेक्टली इस अमाउंट को दोनों को प्लस करें तो आंसर कितना आएगा, 2,75,000। ठीक है बेटा, इसके अलावा और कोई कैपिटल का अकाउंट मौजूद नहीं है। बेटा हम दोनों साइड का सम कर लें, यानी कौन कौन से साइड, एसेट का और इक्विटीज का। तो जब आप सम करेंगे टोटल एसेट्स का तो इसका आंसर आएगा बेटा 3,90,000। बेटा फुडिंग करेंगे, क्लोज यहाँ करने पर डबल लाइन ड्रॉ कीजिएगा। और ऐसे ही टोटल इक्विटीज का भी सम कर लें तो टोटल इक्विटीज का आंसर भी सेम आना चाहिए बेटा हमारे क्वेश्चन में, यानी इसका आंसर भी कितना आएगा, 3,90,000।
होपफुली कि आज जो आपको समझाया है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, ये आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।